हेलो गाइस, आई एम निक्की और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। गाइस, जैसे कि आप सभी को पता है कि हमने फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कर रखी है इस सब्जेक्ट की एंड आज की वीडियो में हम सेकंड यूनिट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सिलेबस में मैंने आप लोगों को बताया था कि यूनिट 2 जो आपकी रोमांटिक्स है, इस पर एक रोमांटिक्स पर भी क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो पहले हम उसको डिस्कस करेंगे, देन उसके बाद हम अपना रूसो कंटिन्यू करेंगे। अरे रूसो का नाम कट गया बेचारे का। ठीक है, तो रूसो कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले अब हम जानते हैं कि रोमांटिक्स बेसिकली है क्या। ठीक है, बहुत सारे लोगों को डाउट हो रहा है रोमांटिक, हाँ नहीं, लेकिन रोमांटिक ऐसा कुछ नहीं है। देखो मैं बताती हूँ रोमांटिक क्या है। रोमांटिक्स के अंदर वो फिलोसफर्स आते हैं जो बेसिक मॉडर्न टाइम के थे। ठीक है, जैसे हमारे मैकियावली हो गए या फिर हमारे जो हैं जॉन रॉल्स हैं वो हो गए, कांट हो गए। ठीक है, तो ये सारे जो हैं ये हमारे मॉडर्न टाइम के फिलोसफर्स माने जाते हैं। तो जो हमारे रोमांटिक्स हैं ना, ये लोग ये क्या सोचते हैं, इन्होंने रोमांटिक वर्ड किसको दिया था? 17वीं शताब्दी में सबसे पहले ये वर्ड दिया था। मतलब ये मॉडर्न टाइम के लोगों ने उस पुरानी शताब्दी से निकाल कर इस वर्ड को अपने उसमें ऐड किया। और रोमांटिक्स बेसिकली शानदार या फिर काल्पनिक या फिर एक तरीके से असाधारण चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता था। ठीक है, जैसे कि बहुत शानदार है, ओ माय गॉड बहुत रोमांटिक है। ठीक है, तो वो इस टाइप की चीज़ के लिए इसको यहाँ पर यूज़ किया गया था। उसके बाद जो था रोमांटिक्स और जो हमारे क्लासिकल फिलोसफर्स थे वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गए थे। और रोमांटिक्स जो थे हमारे, ठीक है, वो मतलब जैसे कि बेसिक जो है फ्रांसीसी क्रांति के बाद ही आए थे। तो जब ये दो पार्ट्स में डिवाइड हुए तो हमारे रोमांटिक्स क्या क्या सोचते थे? रोमांटिक सिर्फ कल्पना पर जोर देते थे। रोमांटिक आम इंसान की ज़िंदगी पर जोर दे देते। मतलब ज़िंदगी पर जोर देने का मतलब ये है कि उसके बारे में सोचने के बाद फिर जो वो इमेजिन, जैसे कि एक बहुत अच्छी एक शानदार सी आलीशान सी जगह है, वहाँ पर एक आदमी बैठा हुआ है। ठीक है, वहाँ पर मतलब अपने गार्डन में बैठा हुआ है और बहुत सारे प्यारे से फूल हैं और ये है वगैरह, मतलब एक बिल्कुल एक फिल्मी रूप तरीके से ना। तो वो रोमांटिक्स ज़्यादातर इसको इमेजिनेशन पर, कल्पनाओं पर, काल्पनिक चीज़ों पर बिलीव करते हैं। ठीक है, और साथ में क्या करते हैं कि वो प्राथमिकता रूप से व्यक्तिपरक होते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि वो मतलब मध्यकालीन युग की ओर बढ़े हुए होते हैं। मध्यकालीन युग की ओर बढ़ने का मतलब हमारे मैकियावली भैया और जॉन रॉल्स जी हैं और इमैनुअल कांट हैं, जो बेसिक आपको स्टार्टिंग से एंड तक पढ़ने हैं। इनफैक्ट जो फर्स्ट ईयर से आप लोगों ने पढ़े हैं ये वही है। ठीक है, तो जो हमारे रोमांटिक हैं वो ये सोचते हैं और जो हमारे क्लासिक डिवाइड हुए हैं वो जो है बेसिक इंसान की नहीं, पूरे शहर के जीवन से मतलब रखते हैं। वो इमेजिनेशंस पर नहीं जीते हैं, वो हकीकत को सच्चाई से रूबरू कराने के लिए, मतलब आप लोगों को एक तरीके से सच्चाई से बताने के लिए कि हाँ हकीकत यही है, इसके लिए वो बने हैं। ठीक है, आपकी जो रोमांटिक्स थी वो यहाँ पर ख़त्म हो गई। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना रूसो। तो जी रूसो जी जो हैं उनका जन्म हुआ था कहाँ पर? जिनेवा में एक निर्धन परिवार में उनका जन्म हुआ था। रूसो के जन्म देने के बाद ही इनकी जो मदर थी उनकी डेथ हो गई थी और उसके बाद इनके फादर ने ही जैसे तैसे इनकी परवरिश करी। फिर 12 साल की उम्र में वो बहुत बहुत सारे लोगों के शागिर्द बने। शागिर्द एक उर्दू वर्ड है जो आप अपने पेपर में यूज़ कर सकते हैं, डजेंट मैटर। और शागिर्द होता है स्टूडेंट, किसी टीचर का स्टूडेंट। ठीक है, तो अपनी 12 साल की उम्र में, मतलब 12 साल की उम्र तक वो बहुत सारे लोगों के स्टूडेंट बन चुके थे। मतलब ये देखो कि 12 साल की उम्र तक वो क्या क्या सीख चुके होंगे, जो ये वाली बात बोली गई है। लेकिन वो अपने आप को किसी भी क्षेत्र में या कला में एक तरीके से बिठा नहीं पाते थे। कि होते हैं ना कि मतलब एक तरीके से अमीर बाप की औलाद की, यार कोई बात नहीं ना, छोड़ो बाप का बिजनेस है, संभाल लेंगे यार, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये तो अमीर बाप की औलाद भी नहीं थे। तो उसके बावजूद भी एक ये निठल्ले टाइप, निकम्मे टाइप इंसान थे कि मतलब हर चीज़ करने के बावजूद भी किसी भी चीज़ में अच्छे से ढल नहीं पा रहे थे, अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, तो ज़िंदगी के हर छोटे छोटे समय में उन्होंने पैसों को, मतलब जैसे कहते हैं ना कि आपके ऊपर कभी बुरा वक्त पड़ा और जब वो ठीक हो गया तो बुरे वक्त को नहीं भूलना चाहिए, तो वही चीज़ रूसो ने भी करी। और
उसकी ज़िंदगी में जैसे 12 साल की उम्र के बाद जब उन्होंने मैक्सिमम चीज़ें सीख ली थी, उस टाइम से ही बहुत सारे ऐसे मोड़ आए थे जिसकी वजह से उनकी जो पुरानी ज़िंदगी थी वो उसको भुलाना तो नहीं चाहते थे, लेकिन वो ज़िंदगी बेटर हो रही थी। ठीक है, फिर 1742 में पैसे कमाने के लिए वो पेरिस चले गए थे और यूरोप गए। यूरोप जाने के बाद वहाँ पे वो बहुत आवारागर्द टाइप बन गए, लड़की छेड़ना और वगैरह वगैरह, और भाई कहाँ जा रही हो और हमारे साथ चलो, मतलब इस टाइप के हैं। तो मतलब रूसो की ज़िंदगी के बारे में आपको एक बहुत नॉर्मल तरीके से बता रही हूँ, ताकि आप लोग जब इसको पेपर में लिखो ना तो आपको ऑटोमेटिक याद आ जाए कि मैंने बताया क्या था आपको। ठीक है, तो ये उस टाइम पे बहुत आवारागर्द से हो गए थे। अब भाई जब वो इस टाइप के हो गए थे तो उनके मतलब एक तरीके से जो उनके साथी थे वगैरह वगैरह, उन सबको देखते, क्योंकि इनके साथी जो थे साथ में, जिनके साथ ये आवारागर्दी करते थे, वो थोड़े पैसे वाले लोग थे, अच्छे थे। ठीक है, तो वो लोगों के साथ जब ये आवारागर्दी करते थे तो उनके दिमाग मतलब इनके दिमाग में ये आया कि यार क्यों ना मतलब एक तरीके से अपने आप को थोड़ा एक तरीके से काबिल बना के ये सब चीज़ें क्यों ना की जाए। तो फिर वो इसके तलाश में कहाँ गए, वो फिर पेरिस चले गए। पेरिस जाने के बाद क्या हुआ, पेरिस जाने के बाद ये हुआ कि वहाँ पर ये गए और उन्होंने वहाँ पे काम करा। काम वाम करने के बाद काम क्या करा ये कहीं भी मेंशन नहीं है, किसी बुक में मेंशन नहीं है, कोई टीचर आपको नहीं बताएगा क्योंकि कहीं भी मेंशन नहीं है। ठीक है, सो काम वाम करने के बाद उन्होंने वापसी आकर अपने जिनेवा में वापसी आकर मतलब एक तरीके से उस पे कला पे या फिर हमारी म्यूज़िक है, गेम्स है, इन सब पर फोकस करा और अपने आप को इन चीज़ों में अच्छा करा। ठीक है, फिर इनकी ज़िंदगी में मोड़ आया 1750 के टाइम पे, और 1750 में इन्होंने डिस्कोर्स ऑन द साइंस एंड आर्ट्स किताब लिखी थी। और वो भी क्यों लिखी थी, क्योंकि एक उस टाइम पे एक तरीके से कॉन्टेस्ट चल रहा था, मतलब निकला था, और उसमें सभी लोगों को पार्टिसिपेट करने की एक तरीके से इजाज़त थी। ठीक है, तो और वो कॉन्टेस्ट का जो टॉपिक था ना वो ये था कि हमारी कला और विज्ञान जो है वो कैसे नैतिकता से दूर है, मतलब मोरालिटी से दूर है। तो उस चीज़ को बताने के लिए इन्होंने एक पूरी की पूरी किताब ही छाप दी। अब इन्होंने ये नहीं सोचा कि किताब पढ़ने वाले लोगों का क्या हाल होगा, इन्होंने किताब छाप दी। ठीक है, फिर उसके बाद इन्होंने जब इस पर किताब छापी, इसके अंदर बताया कि किस तरीके से मोरालिटी साइंस को खो रही है या फिर साइंस मोरालिटी को खो रहा है। ठीक है, तो वो वाली चीज़ों को उन्होंने अपनी बुक के अंदर बताया, और बताने के बाद उनकी ज़िंदगी में एक और बहुत भयानक और बहुत अच्छा मोड़ आया, वो था 1755 का। इन्होंने 1755 में डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन एंड फाउंडेशन ऑफ इनइक्वालिटी लिखी। बहुत सारे बच्चे मुझे कमेंट में बोल सकते हैं कि मैम 1756 में लिखी थी, 1755 ही है स्टूडेंट। अगर आप लोगों को कहीं 56 लिखा हुआ दिखा है तो आप उसको कट करके 55 कर लो। ठीक है, चाहे वो गूगल पे दिखा हो, चाहे वो किसी किताब में दिखा हो, नॉर्मली और हकीकत की जो डेट है वो 1755 ही है। ओके, सो डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन एंड फाउंडेशन ऑफ इनइक्वालिटी के अंदर इन्होंने असमानता के बारे में लिखा, जैसा कि आपके टॉपिक्स के अंदर भी आपको दे रखा है कि इनकी असमानता की थ्योरी आपको पढ़नी है। तो इन्होंने उसके बाद सब कुछ लिखने के बाद उससे भी बहुत बड़ा एक कदम आगे और बढ़ाया, और वो था हमारा सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है हम इनकी बेसिक थ्योरी है, इस पे शॉर्ट नोट भी आ सकता है, एक बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है। हालांकि बड़ा क्वेश्चन ही आएगा लेकिन शॉर्ट नोट के बिहाफ पर भी आ सकता है। क्योंकि इतनी बड़ी थ्योरी है कि इसको आप शॉर्ट नोट में बहुत ईजिली लिख सकते हो। तो 1962 के अंदर इन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट को लिखा, और सोशल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो चीज़ें बताई वो हम आगे सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी में पढ़ेंगे। ठीक है जी, फिर जब इन्होंने ये सारी बुक्स वगैरह लिख ली थी, अब और बुक्स भी हैं, मैं अभी आपको आगे बता दूंगी कि इनकी और कौन कौन सी किताबें थी। ठीक है, तो जब इसके करने के बाद इन्होंने मतलब जो इनकी थ्योरीज थी उनके ऊपर बाकी सारे फिलोसफर्स ने अपने विचार रखे और बाकी सब कुछ रखा, और आखिर में 2 अप्रैल को, और ईयर आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि इनकी डेथ कब हुई थी। 2 अप्रैल मैंने आप लोगों को बता दिया है। ठीक है, मैं ये जानती हूँ आप लोगों ने टॉपिक नहीं पढ़ा है, बट जो मैंने बुक्स आपको रेफ़र करी हैं और जिस हिसाब से आप पढ़ाई में दिल लगा रहे हो, उस हिसाब से तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि रूसो की डेथ कब हुई थी। ठीक है, तो 2 अप्रैल को हुई थी, और ईयर क्या था वो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब आती है इनकी बुक्स की बात, तो मैं आप लोगों को बुक्स बता देती हूँ। सबसे पहले 1750 में इन्होंने डिस्कोर्स ऑन द साइंस एंड आर्ट्स लिखी। 1755 में डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी लिखी। 1761 में द नॉवेल हिलोइस लिखी। 62 में सोशल कॉन्ट्रैक्ट, एंड अगेन 62 में एमाइल लिखी। ठीक है, ये सारी मतलब इसके अलावा और भी हैं,
लेकिन जो सबसे ज़्यादा फेमस है वो ये वाली बुक्स हैं, इसलिए मैंने इन्हीं के नाम गिना चुना कर सब कुछ करके यहाँ पर आपको दे दिए हैं। ठीक है जी, तो ये था रूसो का परिचय। अब आते हैं हम आधुनिकता पर विचार। आधुनिकता पर विचार आने से पहले इनका एक और टॉपिक है वो प्रकृति पर, कि उनकी प्रकृति पर क्या विचार हैं। ठीक है, जैसा कि आपके सिलेबस में दे रखा है उसके अकॉर्डिंग। तो उसके अंदर इन्होंने क्या बोल रखा है, देखो नेचर के बारे में इन्होंने नॉर्मली बात करी है। ठीक है, तो मतलब इन्होंने जो नॉर्मली एक नेचर के बारे में बात करी है, इन्होंने कहा है कि भाई इंसान जो है अपनी ज़िंदगी को लेकर पैदा होता है। ठीक है ना, ज़ाहिर है मरा हुआ पैदा होगा तो ज़िंदा कहाँ से होगा। तो उसके बिहाफ पर इन्होंने बोला कि जो नेचर है ना, वो नेचर जो है वो इंसानों के साथ इंसाफ करती है। तो बेटर ये है कि आप लोग, मतलब दुनिया वालों को कह रहे हैं या जो शासन करते हैं उनको कह रहे हैं कि आप लोग उसकी ज़िंदगी में दखल अंदाजी मत करो। ठीक है जी, अब आते हैं इनके आधुनिकता पर विचार। आधुनिकता पर विचार इनके लिए इन्होंने मतलब इमैनुअल कांट है, मैकियावेली, बॉर्डन, हॉब्स लॉक है, और रूसो हैं, जे.एस. मिल है, कार्ल मार्क्स हैं। ये सब बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं किसमें, हमारे आधुनिकता के विचारों में। ठीक है, क्योंकि ये सब हमारे क्या है, मॉडर्न टाइम के फिलोसफर्स भी हैं। एंड इन्होंने, अगर इसमें से कोई पुराना भी है तो उन्होंने फोकस करा है मॉडर्निटी पर। तो इन्होंने क्या बोला, सबसे पहले हम देखते हैं इमैनुअल कांट जी क्या बोलते हैं। इमैनुअल कांट ने अपनी सबसे फेमस बुक कौन सी, इनलाइटमेंट। इनलाइटमेंट क्या है ये बनाई है। ठीक है, व्हाट इज एनलाइटमेंट। कांट 1784 में ने एक बहुत प्रसिद्ध परिभाषा के बारे में उन्होंने बोला, और उन्होंने कहा कि जानने की हिम्मत करना किसी लोगों में होती है। मतलब किसी भी चीज़ को जानने की हिम्मत करना बहुत कम लोगों में दिखाई जाती है, मतलब मानी जाती है। ठीक है, तो उसके बिहाफ पर इन्होंने क्या करा वो तो आप लोगों को मैंने फर्स्ट वीडियो में बता ही रखा है। कांट की पूरी थ्योरी कि उन्होंने स्पेस के बारे में, सन के बारे में, पूरी साइंस के बारे में ही बता रखा है। तो उसके बिहाफ पर इन्होंने आधुनिकता पर विचार दिया, और उन्होंने कहा कि भाई जो ये मोनार्की सिस्टम चलता है ना, इसको ख़त्म करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसके साथ ही उन्होंने एक निबंध लिखा था, कोर्सनिंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, 1690 में लिखा था। और वो स्वयं को जानने के लिए उन्होंने वो करा था कि हम जानने की, मतलब किसी चीज़ को जानने की हिम्मत के साथ खुद को जानने की हिम्मत कितनी रखते हैं, वो वाली चीज़ ज़्यादा डिपेंड करती है। ठीक है, कि मतलब ऑब्वियसली बात है, नॉर्मली आपने कभी कभी बहुत फेमस, बहुत महान हस्तियों की डायलॉग सुने हो, तो उसमें ये होता है, वो लोग ये बोलते थे कि आप लोगों की जो बुराइयां हैं, आलोचनाएं हैं, उनको आप सुना करो ताकि आप अपने आप को अच्छा कर सको। तो वही वाली चीज़ को हमारे इमैनुअल कांट ने दूसरी अपनी बुक के अंदर रखी, और ये बोला कि भाई स्वयं को हम कितना जानते हैं वो चीज़ जानना भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आते हैं हमारे मैकियावेली जी। मैकियावेली ने क्या बोला कि भैया देखो, इनको इस दौर का राजकुमार भी माना जाता है, और इनको रेनेसेंस ऑफ बेबी भी माना जाता है, आधुनिक युग का शिशु भी माना जाता है, और पुनर्जागरण की देन भी माना जाता है, और बहुत सारे के नाम से इनको जाना जाता है। ठीक है, मैंने आपको बहुत सारी वीडियोस में बता रखा है ये, क्योंकि आपके इनके आगे जो एंट्रेंस बेस बच्चे एग्ज़ाम देंगे, एमए का या बीएड का किसी भी का, तो उसके अंदर काम आएगा ही आएगा। ठीक है, तो उस समय के दौरान इटालियंस अत्याचार के ख़त्म होने पर और उत्पीड़न को सामना करने पर फ्रांसीसी, स्पेनिश और जर्मनी के हाथों में एक प्रथा सी बन गई थी। ठीक है, अपने दिनों के टाइम पे मैकियावेली ने चर्च को स्थिति के रूप में इम्पॉर्टेंट जिम्मेदार ठहराया था। ठीक है, अब अगर मैं आप लोगों को पीछे के टाइम पर ले जाऊं, 1600 के टाइम पर, तो आप लोगों ने वेस्टफेलिया की संधि पढ़ी थी अपने 3rd सेमेस्टर के अंदर। ठीक है, वेस्टफेलिया की संधि क्या थी, बेसिक वो आपकी कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट के बीच में यही थी कि उन्होंने चर्च को, उन्होंने मैकियावेली ने इसलिए ही माना कि भैया तुम चर्च के बिहाफ पर ही तो ज़्यादा बन रहे हो, अगर चर्च नहीं होता तुम लोग नहीं बनते। तो उनका ऐसा मानना था। तो उन्होंने कहा कि भाई ये सब जो चीज़ें चल रही हैं ना, प्रथा, ये कैथोलिक्स प्रोटेस्टेंट वाला, और भाई जब तुम्हारे पाप धुला देंगे, आ जाओ भाई आ जाओ, तो ये वाली चीज़ें भी बेकार हैं, इसको मैं नहीं मानता। मॉडर्निटी लाओ अपने अंदर, थोड़ा सा डेवलपमेंट करो अपने आप को, ताकि तुम लोग किसी चीज़ के काबिल हो सको। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे हॉब्स। हॉब्स क्या कहते हैं, हॉब्स ने जो प्यूरिटन क्रांति हुई थी उसकी अवधि के टाइम पे इंग्लैंड में राजनीतिक विचारकों में केवल अंग्रेजी राजनीतिक दर्शन के कानूनी विचार, जो उनके लॉ के रिलेटेड विचार थी, उसको व्यवस्थित किया था। साथ में ही महाद्वीपीय विरोधी, राजशाही, धर्मनिरपेक्ष और धार्मिक राजनीति को भी उन्होंने अपनाया था, जो एक बार सुधार के बाद उसके अंदर अगेन संशोधन वगैरह नहीं किए गए। ठीक है,
मतलब कहते हैं ना कि एक बार में सुधर गए, तो वो वाली चीज़ हुई थी इसके साथ। ठीक है, इनके जो हॉब्स के विचार हैं वो सेम मैकियावेली जैसे हैं। इन्होंने भी चर्च को और बाकी सब चीज़ों को ठहराया जिम्मेदार कि भाई लोगों को बर्बाद करने में, लोगों के अंदर एक कंजर्वेटिव तरीका रखने में इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा हाथ है। लॉक हमारे कहते हैं कि ग्रेट ब्रिटेन में शानदार क्रांति हुई थी 1688 में। उसके टाइम पे जो चेंजेस हुए थे ना, उससे बहुत प्रभाव पड़ा था उस जगह पर। ठीक है, तो क्रांति ने ब्रिटेन में उदार लोकतंत्र को चेंज कर दिया था और जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति, इन सब के हकदार प्राकृतिक अधिकार की बात भी रखी गई थी। ठीक है, तो सरकार ने अपने पहले और दूसरे ग्रंथों के अंदर धार्मिक सहिष्णुता पर चर्च की बात करी थी। ठीक है, वही वाली सेम बात आ गई जो मैकियावेली ने करी। मैकियावेली की बात हॉब्स ने करी, हॉब्स की बात हमारे लॉक ने करी। तो लॉक भैया भी यही वाली बात बोलते हैं कि मैं ये मानता हूँ कि भाई सब चीज़ें आ गई, परिवर्तन हो गए, क्रांतियाँ हो गई, सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन ये जो चर्च का मसला चल रहा है ना, ये अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। ठीक है, हमारे अब आते हैं रूसो जी। रूसो जी ने क्या बोला? रूसो ने इन सभी के विचारों को मिलाकर एक बुक बना दी। ठीक है, उस बुक का नाम तो नहीं है, लेकिन मैं अपने पास से बोल रही हूँ, उन्होंने बुक बनाई। अब जाहिर है कोई बंदा एक चीज़ लिख रहा है तो ऑब्वियसली बात है भैया इतने महान महान लोग हैं तो उन्होंने किताबें ही छापी होंगी, और कुछ तो काम था नहीं इनकी ज़िंदगी में किताबों के अलावा। तो उन्होंने ये तर्क और विचार किया के खिलाफ हो गए थे वो कि विद्रोह करने से अपने विचारों को मजबूत करके और दूसरों से अलग कर दिए जाए। उन्होंने कहा कि विज्ञान, कारण और सहिष्णुता के प्रगतिशील जो इफ़ेक्ट्स हैं उनको मैं अस्वीकार कर देता हूँ। उनके अनुसार ही जो हमारी साइंस है वो मानव विश्वास, नैतिक अंतर्ज्ञान और श्रद्धा को नष्ट कर देती है। ठीक है, तो वैज्ञानिक स्वभाव के प्रभाव के साथ मनुष्य ने दिल की कोमलता खो दी। भाई सीधी सीधी बात मैं आपको बताऊँ, घूमने वाली कोई बात नहीं है। रूसो ने बोला कि मैं, जैसे स्टार्टिंग में नहीं वो टॉपिक निकला था कि कला और विज्ञान को कैसी मोरालिटी उन्होंने खो दी है, तो इन्होंने ये बोला कि जो साइंटिस्ट है ना उनका दिल पत्थर का होता है। वो लोग नेचर पे तो पहली बात बिलीव नहीं करते, वो नास्तिक होते हैं। ठीक है, वो किसी भगवान पे, किसी भी अल्लाह ताला पे, किसी पे भी बिलीव नहीं करते हैं, ना जीसस पे करते हैं। वो सिर्फ ये मानते हैं कि जो भी हो रहा है वो साइंस की मदद से हो रहा है। ठीक है, तो रूसो ने ये बोला कि भाई साइंस का जो नज़रिया है ना उसको थोड़ा सा बदलो, ताकि लोगों की जो मोरालिटीज़ हैं, लोगों के कर्तव्य हैं, वो आप लोगों को पता लगे। आप लोग साइंस के अंदर इतना ज़्यादा खो चुके हो कि बहस करते भी हो तो भी साइंस ही मुंह से टपकती है। ठीक है जी, नेक्स्ट इनकी थ्योरी है क्या? हमारी असमानता की उत्पत्ति। असमानता की उत्पत्ति में 1755 में डिस्कोर्स द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी इन्होंने लिखी थी। ठीक है, ये आप लोगों को पता है। और इसको लिखने के बाद इन्होंने इसके अंदर क्या मेन बातें लिखी थी? इन्होंने कहा असमानता। असमानता का सबसे पहला कारण तो आप लोगों को पता लग गया कि चर्च था, जो प्रोटेस्टेंट एंड कैथोलिक्स के बीच में प्रॉब्लम्स चल रही थी, उन सबको लेकर चर्च को माना गया। ठीक है, अब असमानता और किन चीज़ों से? उसने बोला कि असमानता जो है ना इंसान के ज्ञान पर डिपेंड करती है, कि अगर कोई एक शख्स ज़्यादा पढ़ा लिखा है तो वो अपने से कम पढ़े लिखे लोगों को नीचे दिखाता है। ठीक है, तो उन्होंने इस बेस पे क्या शिक्षा को भी फोकस करा। तो रूसो के जो शिक्षा के विचार, अगर मान लो बाय चांस क्वेश्चन आ भी जाता है तो इसको ध्यान में रखो कि कैसे उन्होंने अपनी शिक्षा के विचारों को आगे बढ़ाया था। क्यों बढ़ाया था? क्योंकि विज्ञान ने मोरालिटी खो दी और उस चीज़ को ध्यान में रखने के लिए जो है असमानता हो गई थी। असमानता के लिए हमें क्या चाहिए? शिक्षा चाहिए, और समानता बनाने के लिए शिक्षा चाहिए, ताकि जो ये असमानता है वो ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो डिस्कोर्स और इनइक्वालिटी के अंदर उन्होंने यही बोला कि रूसो ने बोला कि प्राकृतिक विषमताएं वस्तुस्थिति का विवरण देती हैं, जैसे कि इंसान की आयु है, स्वास्थ्य, सौंदर्य, बाहुबल है, बुद्धि है, ये सब चीज़ें ना अलग अलग पाई जाती हैं। ठीक है, अब जैसे कि हो सकता है कि आप में से बहुत सारे बच्चों का जो IQ लेवल हो वो ज़्यादा हो, और हो सकता है कि मेरी जो दूसरी क्लास है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं, उनका IQ लेवल आप लोगों के मुकाबले कम हो या आप लोगों के मुकाबले और ज़्यादा हो। तो भाई वो डिपेंड करता है इंसान पर। तो इन्होंने बोला कि असमानता की उत्पत्ति मत करो, क्योंकि हर इंसान अपना अपना दिमाग लेके पैदा हुआ, अपना अपना इंटरेस्ट लेके पैदा हुआ। ऐसा भी होता है कि किसी डॉक्टर का बेटा इंजीनियर बन जाता है, टीचर बन जाता है, आर्टिस्ट बन जाता है, ज़रूरी नहीं है कि वो डॉक्टर ही बने। क्यों? क्योंकि उसका इंटरेस्ट ही नहीं था। ठीक है, अब नेक्स्ट है इनकी सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक अनुबंध के बारे में इन्होंने बोला कि समाज के अंदर समझौते होते हैं, और समझौते क्या मतलब किस टाइप के समझौते होते हैं, कि मतलब ये बोलते हैं, देखो भाई सीधी सीधी बात है, ये राइट टू प्रॉपर्टी, लिबर्टी और लाइफ पर फोकस करते हैं। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट 1762 में इन्होंने किताब लिखी थी, और इस किताब के अंदर
अंदर इन्होंने बोला था कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है, वो सब जगह से जंजीरों से जकड़ जाता है पैदा होने के बाद, ठीक है, कि स्वतंत्र तो वो पैदा हुआ, ठीक है, अब दुनिया में आते ही बच्चा स्वतंत्र रूप से पैदा हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अब क्या प्रॉब्लम आई, अब उसके दुनिया में आते ही वो जंजीरों से जकड़ गया, माँ बाप का प्रेशर, पढ़ाई का प्रेशर, घर वालों का प्रेशर, रिलेटिव्स का प्रेशर, फ्रेंड्स का प्रेशर, उसकी और अपनी चीज़ें होंगी उसका प्रेशर, और बीच में गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड बन गया तो ज़बरदस्त प्रेशर, भाई खर्चा कहाँ से लाएगा। अब खैर छोड़ो, मतलब उस टाइम पे तो खैर ये चीज़ें नहीं होती थी, हो भी सकता है होती हूँ, लेकिन इतना अंदाज़ा नहीं है मुझे। तो अब ये वाली चीज़ें अभी इन्होंने कहा कि भाई इंसान जो है ज़ंजीरों से बन जाता है, तो उन ज़ंजीरों से बनने के बाद इंसान क्या है, वो समाज से समझौते करने लगता है कि अब मेरी ये क्वालिफ़िकेशन जो है कंप्लीट हो गई है, ये मेरी क्वालिफ़िकेशन है, एजुकेशन है, आप मुझे नौकरी दो। ये क्या हो गया, मेरा सामाजिक समझौता हो गया, ठीक है। पेरेंट्स के लिए भी नहीं तो चलो ठीक है, पेरेंट्स के लिए जिम्मेदारी क्या, फ़र्ज़ है हमारा। लेकिन अगर अब हम और आगे की बात करें तो वाइफ़ के लिए क्यों, मुझे ही कमा कर लाना है, मैं ही कमा कर खिलाऊंगा, तभी मेरी वाइफ खाएगी, घर चलाएगी, बच्चों को चलाएगी, वो वाली चीज़ क्या। और ये सामाजिक समझौता, इसके अंदर इन्होंने जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट बताया है ना, वो इंसान की पूरी लाइफ से रिलेटेड बताया है, ठीक है। इसके साथ ही एक W.N. डनिंग है फिलोसफर, उन्होंने आ हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी 1923 में लिखी थी। ये मैं आपकी नॉलेज के लिए बता रही हूँ, ऐड करना चाहो आंसर में तो कर देना, अदरवाइज कोई इशू नहीं है। तो उन्होंने इसमें लिखा था कि रूसो का प्राकृतिक मनुष्य मॉन्टेस्क्यू के प्राकृतिक मनुष्य की तरह डरपोक सा, डर सा, दहल जाने वाला है, ठीक है, प्राणी नहीं है जो अपने इर्द गिर्द प्रत्येक शक्ति से भयभीत हो उठता है। दूसरी तरफ से ना ही हॉब्स के प्राकृतिक मनुष्य की तरह ये मतलब आपस में मेल खाता है, और ना ही ये साथ में लगातार चलता है, ठीक है। अब आते ही इनकी जनरल विल, सामान्य इच्छा के अंदर इन्होंने बोला सामान्य इच्छा। भैया सामान्य इच्छा क्या होती है? सामान्य इच्छा आपकी इच्छा, किसी भी चीज़ को लेकर आपकी जो इच्छा है वो सामान्य इच्छा होती है, ठीक है। तो इन्होंने ये बोला कि मैं स्वतंत्रता प्राकृतिक जीवन का वरदान है, जिसके अंदर इंसान अपनी आत्मा की प्रेरणाओं का एक तरीके से उसको एनालाइज करके रखता है और अपने सहचारों के प्रति यथासंभव तटस्थ रहता है। सभ्य जीवन में वो साहस के लिए विवश करता है, लेकिन देखना ये है कि वे जो साहस है ना, उसके पाँवों की बेड़ियां ना बन जाए और उसको स्वतंत्रता मिल जाए। सीधी सी बात है कि इन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट के साथ रिलेट कर कर अपनी सामान्य विल, वो जनरल विल को आगे बढ़ा दिया है, बस ये वाली बात है, ठीक है। इन्होंने बस यही बोला कि इंसान जो है अपनी जनरल विल्स रखता है, अपनी इच्छाएँ रखता है, सब कुछ है, लेकिन वो जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बिहाफ पे अगर नहीं जिएगा तो उसकी जो सामान्य इच्छाएं हैं वो पूरी हो जाएंगी। आइडियल डेमोक्रेसी के अंदर जो हमारे एरिस्टोटल भैया है ना, इन्होंने कुछ चीज़ें बताई थी, इसलिए मैंने इनका फ़ोटो आपको यहाँ पर लगा के दिखा दिया, ताकि आप लोगों को ना ये कन्फ्यूजन ना हो कि भाई एरिस्टोटल बोल रहा है, अब ये रूसों के बीच में एरिस्टोटल कहाँ से आ गया, है ना। तो ये वाली चीज़ है। तो भाई अब जो हमारा आदर्श लोकतंत्र है, या फिर इसको प्रत्यक्ष लोकतंत्र भी बोल सकते हैं, तो जी इसके अंदर क्या है, तो अरस्तु ने आदर्श गठन के स्टार्टिंग में रियलिटी में मौजूदा सरकारों को एनालाइज करा, ठीक है, और एनालाइज करने के बाद उन्होंने क्या देखा, उन्होंने कहा वास्तव में मौजूदा सरकारों की लोकतांत्रिक विशेषताओं को पहचानने के लिए और समझने के लिए ये उपयोगी हो सकती है, चाहे वो शहर राज्य, राष्ट्र राज्य या फिर किसी भी बड़े संघ की हो। ये ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आदर्श शब्द जो है वो अस्पष्ट है। आदर्श को हमने यहाँ क्या किस रूप से यूज़ करा है, अस्पष्ट के रूप में, ठीक है। एक अर्थ में ये प्रणाली आदर्श भी हो सकती है, दूसरे रूप में ये प्रणाली आदर्श नहीं भी हो सकती है। भाई पॉलिटिक्स तो आप लोग जानते ही हो कैसे होती है, तो एक तरफ पॉजिटिव भी हो सकती है, एक तरफ नेगेटिव भी हो सकती है। तो वही वाली चीज़ को इन्होंने आदर्श लोकतंत्र के अंदर बताया है। सब शासन के अंदर रूसों ने हमारे मतलब नॉर्मली सेल्फ गवर्नेंस की बात करी है, और सेल्फ गवर्नेंस के अंदर इन्होंने बोला प्रतिनिधि सरकार, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की कोई हमारा प्रतिनिधि है हमारी बात सुनने के लिए, हमारे कामकाज करने के लिए, हमें एक तरीके से दुनिया में समाज में रहने के लिए एक वो दे रहा है, हेल्प कर रहा है, तो वो प्रतिनिधि सरकार वो काम आती है, वो लोगों के काम आती है, ठीक है। कि कितना ही वो सामाजिक समझौतों में बंधा हुआ हो, कितना ही कुछ भी हो, लेकिन जो हमारे यहाँ पे सेल्फ गवर्नेंस है ना, वो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल रहती है। सामाजिक अनुबंधों में रूसों के नज़रिए से मतलब ये होता है कि हैबियस विचार की उनकी अस्वीकृति है और लोगों की विधायी इच्छा की सामूहिक जो पूरी प्रक्रिया है ना, वो सामने आई है, ठीक है। तो उस स्थिति में विधानसभा ऐसे कई टॉपिक्स पर कानून बनाएगी जिन पर नागरिकों ने विचार नहीं किए हैं। इस तरह की विधानसभा जो है कानून नागरिकों को इस संदर्भ में बांध के रखेगी कि वो खुद ही सहमत है,
ठीक है, कि बस ये वाली बात है कि सेल्फ गवर्नमेंट या गवर्नेंस ये वाली बात आ जाती है कि भाई कि ना वो जो हमारी कौन है संविधान है वो इस तरीके का बनेगा कि लोग चाहते हुए भी और ना चाहते हुए भी उसके अंदर बने। ठीक है, जब तक आपके ऊपर कंट्रोल नहीं होगा आप तो कितने भी मर्डर करते जाओ, सज़ा तो है ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सेल्फ गवर्नेंस के अंदर इन्होंने यही वाली बात को दर्शाया है। ठीक है, आज की आपकी इस क्लास में मैंने रोमांटिक्स एंड आपका रूसो कंप्लीट करा दिया है। नेक्स्ट क्लास में हम मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट कंटिन्यू करेंगे एंड धीरे धीरे अपनी सारे यूनिट को कंप्लीट कर लेंगे। आई होप आपको आज की क्लास के रिगार्डिंग कोई भी डाउट नहीं रहा हो। इनकेस कोई भी डाउट हो या सजेशंस हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम चैनल पे पूछ लिएगा। ठीक है, अब ये मत बोलना कि मैम अपने निष्कर्ष नहीं बताया। बच्चा निष्कर्ष जो है आप अपने आंसर्स के स्टार्टिंग से लाइंस ले लेकर चलो एंड लास्ट में रूसो के पर्सपेक्टिव आपको कैसे लगते हैं उसके बारे में थोड़ा सा बता दो। हैंड्स प्रूव्ड, आपका जो निष्कर्ष है वो कंप्लीट हो चुका है। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।